नमस्कार दोस्तों, वाजरा वाईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा अर्थात के प्रीलिम्स की यूनिट 10 में जो जनजातियां हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जनजातियां जो हैं उनकी सामान्य परिभाषा क्या होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चंदा समिति है उन्होंने जनजातियों के लिए कौन से क्राइटेरिया बताए हैं कि ये क्राइटेरियाज पूरे करने वाली जाति जो है वो जनजाति कहलाती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था कि भारत के अंदर कितनी जनजातियां हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भारतीय संविधान के अंदर जनजातियों की परिभाषाएं क्या है, जिसमें हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो जनजातियों की परिभाषा दी गई है वो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है। और उस आधार पर हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और फिर हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं जनजातियों से संबंधित। साथ में कुछ बुक्स थी जो कि विद्वानों से संबंधित थी, जो कि जनजाति से संबंधित काफी अच्छा काम कर चुके हैं। और वहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों जगह पर क्वेश्चंस आने की संभावना थी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर आए हुए हैं दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, किस किस एरिया में कौन कौन से ट्राइब्स रह रहे हैं अभी, उसके ऊपर डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज का लाभ ले पाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ में तो भी बहुत अच्छी बात है, यह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा मध्य प्रदेश की जनजातीय प्रदेश, इट मीन्स के ट्राइबल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रदेश मीन्स के ट्राइबल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को 4 जनजातीय प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इट मीन्स के मध्य प्रदेश को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू ट्राइब रेसिडेंस। यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है वो है पूर्वीय जनजातीय प्रदेश। अभी देखेंगे पूरी डिटेल हम लोग कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनजाति रहती है और वहां पर कौन कौन से ट्राइब्स रह रहे हैं अभी। फिर अगर हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट तो आ जाएगा हमारा पश्चिमी जनजातीय प्रदेश, इट मीन्स के वेस्टर्न ट्राइबल रीजन। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड उत्तरी जनजातीय प्रदेश मीन्स के नदर्न ट्राइबल रीजन। फिर आ जाएगा हमारा मध्य जनजातीय प्रदेश या इसे हम मध्य और दक्षिणी जनजातीय प्रदेश भी कह रहे हैं, ये है सेंट्रल एंड साउदर्न ट्राइबल रीजन। तो पूरे एमपी को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसके बेस पर देखेंगे कि कहां पर कौन सी जनजाति निवास कर रही है। विथ मैप हम लोग सारी चीजों को देखने वाले हैं गाइस। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन अपने साथ में रखिएगा और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर विथ मैप सारी चीजों को करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 4 जो ये हमारे ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू ट्राइब्स हैं, इसमें से पहला वाला जो है वो है हमारा पूर्वी जनजातीय प्रदेश। अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा पूर्वी जनजातीय प्रदेश या ईस्टर्न ट्राइबल रीजन। पूर्वी जनजातीय प्रदेश या ईस्टर्न ट्राइबल रीजन। अब इसमें देखेंगे तो भाई पूर्वी जनजातीय प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश का कौन सा इलाका आ जाएगा, पूर्व वाला ही इलाका आ जाएगा। तो आप अपनी कॉपी में एक मैप बना लीजिएगा मध्य प्रदेश का और उसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मैपिंग के द्वारा सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक मैप आप लोग बना लीजिए। देखिए रफ मैप ही हमें बनाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मध्य प्रदेश एक्यूरेट ही आप लोग बनाएं, लेकिन कोशिश करिएगा कि ज्यादा अच्छा मैप आप लोगों का बने। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अच्छा मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैप अच्छा बनना चाहिए क्योंकि मैप अच्छा बनेगा तो याद करने में भी, उसको देखने में भी, उसके आसपास की चीजों को पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम मेंस में वो मैप बनाते हैं तो हमें नंबर अच्छे मिलने की भी पॉसिबिलिटीज है। चलिए, तो पूर्वी जनजातीय प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी जनजातीय प्रदेश में क्या आ जाएगा आपका, प्रदेश का पूर्वी भाग,
इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हमारे एमपी की टोटल 14%, 14% जो जनजातियां हैं, 14% जो ट्राइब्स हैं, वो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ही निवास करती हैं, ईस्टर्न रीजन्स में ही रहती हैं। अब कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 14% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, अगर वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में रह रही है तो हम यहाँ पर मैप के अंदर उसको लोकेट कर लेते। देखिए दोस्तों, एमपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपको फैक्ट बहुत ज्यादा याद करने पड़ेंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि मैपिंग के माध्यम से उन फैक्ट्स को हम लोग याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो रीजन हमें दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो हमें रीजन दिख रहा है, इस रीजन के अंदर आपकी 14% ट्राइबल्स रह रही है ना। तो ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर आपकी 14% ट्राइब्स रह रही है, ये लिख लिया हमने। अब ये हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर रह गया कि हाँ चलो, ईस्ट में जो है 14% जनजातियां रहती है, 14% ट्राइब्स रहती हैं। फिर उसके बाद हम जिलों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ईस्टर्न ट्राइबल रीजन्स में आते हैं। तो इसमें शहडोल आ जाएगा, सिंगरौली आ जाएगा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी एंड कटनी। तो ये सारे ईस्टर्न पार्ट के ही हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश का मैप रखते हैं तो वहां पर भी आपको नजर आ जाएगा। यहां पर है हमारा, अगर मैं लिखूं तो इस इलाके में आपका क्या आ जाएगा, यहां सीधी आ जाएगा, यहां पर सीधी आ जाएगा, इस इलाके में आपका सिंगरौली आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपका शहडोल आ जाएगा। फिर और नीचे आएंगे आप तो यहां पर आ जाएगा आपका अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर के बाद में इस इलाके में आपका आ जाएगा कटनी, यहां पर आ जाएगा उमरिया। ठीक है गाइस, उमरिया आ जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे आप तो वे पूर्व वाले जिले सारे आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, ईस्ट वाले सारे डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों के इसमें शामिल हो जा रहे हैं। थोड़ा सा यहां से मैं इसमें कट लगा देता हूं क्योंकि ये वाला पोर्शन इसके अंदर शामिल हो रहा है। ठीक है, 14% जनजातियां मध्य प्रदेश की इस एरिया में रह रही हैं, 14% ट्राइब्स की पॉपुलेशन एमपी के ईस्टर्न रीजन में रह रही है। ठीक है, चलिए हमें यहां पर ये पता चल गया कि ईस्टर्न रीजन में कितनी प्रतिशत है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स रह रही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब है, गोंड, कोल और बेगा। तो ये भी आप लोग अपने मैप के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, गोंड, कोल और बेगा। तो ये भी अपने मैप के अंदर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर कौन सी ट्राइब रह रही है, गोंड, कोल एंड बेगा। गोंड, कोल एंड बेगा ट्राइब यहां पर रह रही है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंग्लिश में ही ये सारी चीजों को लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं दोनों लैंग्वेजेस में नहीं लिख पा रहा हूं। आगे की बात करते हैं तो ये हो जाती है दोस्तों हमारा ईस्टर्न रीजन की ट्राइब्स। ध्यान रखेंगे कौन सी है, गोंड है, कोल है और बेगा है। ये हमारे पूर्वी क्षेत्र के अंदर निवास करती हैं, ईस्टर्न ट्राइबल रीजन में रहती हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है और वो ये है कि इस रीजन की जो ट्राइब्स हैं उनकी जो लिटरेसी रेट है, उनकी जो साक्षरता दर है, वो बाकी रीजन्स की ट्राइब से ज्यादा है। आप देखेंगे कि जो कोल ट्राइब है हमारी, कोल ट्राइब सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी के अंतर्गत कार्य कर रही है। मतलब बाकी की ट्राइब्स की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कोल जनजाति के लोग ज्यादा सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोल जनजाति रह रही है और वह साक्षर भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है, लिटरेसी रेट
अन्य एरियाज में जो ट्राइब्स रह रही है उनकी अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम लोग हमारे वेस्ट एरिया की जनजाति, पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति, वेस्टर्न ट्राइबल रीजन। इसको भी हम लोग हमारे मैप के अंदर ही देखने वाले हैं, इसको भी हम लोग मैप में ही बनाएंगे। मैप से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। अब देखेंगे मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ये मेंस में आपको लिखने में काम में आ जाएगा। हमारे एमपी की 1/3, लगभग 1/3, अबाउट 1/3 ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, मतलब के 36.27% जनजाति जनसंख्या इस स्थान पर निवास करती है। 36.27% जनसंख्या, ट्राइबल जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मतलब कि ये वाला रीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस रीजन के अंदर कितनी है, 36.27%। ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिख लेंगे 36.27%, 36.27%। ठीक है, चलिए अब आगे देखें अगर हम लोग, तो इस एरिया के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। जिले की बात करेंगे तो मैं आपको मैप में ही लिखा देता हूं। ठीक है, हालांकि आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, अलीराजपुर वेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, धार, खंडवा एंड खरगोन हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं इस एरिया के अंदर। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका खंडवा आ जाएगा, खंडवा। खंडवा के बाद यहां पर आ जाएगा आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद इस इलाके में आ जाएगा आपका यहां खरगोन, फिर इधर आ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका बड़वानी, बड़वानी के बाद यहां पर आ जाएगा आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद यहां आ जाएगा आपका झाबुआ, झाबुआ के बाद यहां आ जाएगा आपका रतलाम। ठीक है, इस इलाके में कौन सी जनजाति निवास करती है, कौन सी ट्राइब रहती है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। इस इलाके के अंदर रहती है भील और भिलाला। भील और भिलाला जो ट्राइब है आपकी, हालांकि ये भील जो है उसी का ही पार्ट है भिलाला दोस्तों, भील जो है उसी का ही उपजाति जो है वो भिलाला है। लेकिन ठीक है, इस एरिया के अंदर हमें कौन सी जनजाति मिल रही है, भील भिलाला मिल रही है। साथ में इस एरिया के अंदर हम लोग बंजारा भी हमें मिल जाती है, बंजारा ट्राइब भी हमें यहाँ पर मिल जाती है एमपी के वेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए तो ये देख लीजिए दोस्तों, मंदसौर रतलाम वाला एरिया भी है, तो मंदसौर अगर ने ऐड नहीं किया हुआ है, नीमच मंदसौर वाला, तो नीमच आप ऐड कर लीजिएगा, नीमच। और बीच में मंदसौर भी है ना, यहाँ पर बीच में मंदसौर भी पड़ता है, तो मंदसौर भी इसके अंदर आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, तो मैंने ट्राइब आप लोगों को बताया हुआ था, कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर लिखी हुई है, प्रमुख जनजातियां, स्पेशल जो ट्राइब्स यहाँ पर रह रही हैं वो है भील, भिलाला और कोरकू। तो हम लोग, मैंने बंजारा आपको एक एक्स्ट्रा लिखवा दिया था यहाँ पर, आप यहाँ पर कोरकू और ऐड कर लीजिए। ठीक है, भील, भिलाला, बंजारा, कोरकू ये आपके एमपी के वेस्ट वाले पार्ट में रहती हैं, एमपी के वेस्ट वाले पार्ट में रह रही है, तो वेस्टर्न रीजन ऑफ एमपी। अब आते हैं हम लोग उत्तरी जनजातीय क्षेत्र, अब आते हैं हम लोग उत्तरी जनजातीय प्रदेश, नदन ट्राइबल एरिया। उत्तरी जनजातीय प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में ही शामिल है। इसमें हम लोग कौन से एरिया की बात करेंगे जनरली, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार।
बुंदेलखंड प्लेटू और सेंट्रल इंडिया प्लेटू, इन दोनों की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है आपका, यहां पर सेंट्रल इंडिया प्लेटू और बुंदेलखंड, इस इलाके की बात जो है ये चल रही है, इस इलाके की बात जो है ये चल रही है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे अपन, इस इलाके की बात ये चल रही है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आ जा रहे हैं, जिले कौन कौन से आ जा रहे हैं। श्योपुर आ जा रहा है, ग्वालियर आ जा रहा है, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आ जाता है आपका श्योपुर, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका मुरैना, श्योपुर आ जाता है, मुरैना आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है आपका ग्वालियर, ग्वालियर के बाद इधर आ जाता है आपका भिंड, भिंड के बाद इसमें दतिया भी आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका दतिया। बुंदेलखंड वाले भी सारे डिस्ट्रिक्ट आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे, गुना भी इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर आपका विदिशा तक का क्षेत्र इसमें अपन शामिल कर लेंगे, विदिशा हो जाएगा। यहाँ पर आपका शिवपुरी आ जाएगा, यहाँ अशोकनगर है, यहाँ पर सागर है। ठीक है, इधर निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर तक का एरिया इसमें शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन जो ट्राइब है वो कौन सी है। अगर हम लोग मध्य भारत पठार की बात करते हैं, अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया प्लेटू की बात करते हैं, मतलब इस वाले इलाके की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेन जो ट्राइब रहती है वो है सहरिया। यहाँ पर मेन जो ट्राइब रहती है वो है सहरिया ट्राइब। ठीक, और अगर हम बुंदेलखंड प्लेटू की बात करते हैं, अगर हम लोग बुंदेलखंड प्लेटू की बात करते हैं, तो यहाँ पर सौर, पनिका और खेरवार ट्राइब रहती है, सौर, पनिका और खेरवार जनजाति रहती है। तो इस इलाके में हम लोग क्या लिख लेंगे, सौर, पनिका और खेरवार, सौर, पनिका और खेरवार ट्राइब यहां पर रहती है। ठीक, ये हो गया हमारा नदन रीजन, ये हो गया हमारा नदन रीजन। फिर उसके बाद हमारा जो अगला एरिया आ जाता है, वो अगला एरिया है हमारा मध्य तथा दक्षिणी जनजातीय प्रदेश, मध्य तथा दक्षिणी जनजातीय प्रदेश, सेंट्रल एंड साउदर्न ट्राइबल रीजन, सेंट्रल एंड साउदर्न ट्राइबल रीजन। तो ये कहां से कहां तक है सर हमारा, इसके अंदर आप देखेंगे तो मैप में अगर मैं ये बनाता हूं आपका, तो ये मैप हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक नया मैप मैं बना लेता हूं जिसमें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए नया मैप मैं वापस से बना देता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के पास वहां स्पेस हो तो आप वहीं पर यूज कर लीजिएगा। चलिए, तो दक्षिणी तथा मध्य भाग की बात यहां पर चल रही है, दक्षिणी तथा मध्य भाग की बात यहां पर चल रही है। एमपी की अगर हम देखेंगे तो 23.28% जनजातीय जनसंख्या इस इलाके में निवास करती है, 23.28%। तो ये कौन सा रीजन है, ये है यहां से लेकर के तो ये वाला रीजन। क्यों है दोस्तों, यहां पर आप देखोगे कि इसके पहले वाला जो हमने मैप बनाया है वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला रीजन हमारा छूटा हुआ है ना। ये वाला जो रीजन है, जो कि सतपुड़ा वाला रीजन है, सतपुड़ा वाला रीजन हमारा क्या है, वो छूटा हुआ। इस इलाके की जो ट्राइब्स हैं उनकी हम लोग अब बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इस इलाके की ट्राइब्स की हम लोग बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमने कितना देखा, 23.28% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ एमपी यहां पर रह रही है, तो 23.28%।
ये हम लोग लिख देंगे, तो परसेंटेजेस तो हमें याद हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर हमने देखा है, जो परसेंटेजेस वाली बात है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। 14% जो है वो ईस्टर्न वाले पार्ट में रहती है, 36.28% जो है वो वेस्टर्न वाले पार्ट में रहती है। उसके बाद इधर बहुत कम ट्राइब्स रहती है जहां पे हमने बात की है। ये नदर्न रीजन जो है उसमें बहुत कम ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी में रह रही है। साउदर्न पार्ट जो है इस इलाके में थोड़ी सी ज्यादा ट्राइबल्स रहती है, थोड़ी ज्यादा जनजातियां रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 23.28% 23.28% मध्य प्रदेश की दक्षिणी तथा मध्य भाग में जनजाति जनसंख्या निवास करती है। तो मैप में ही लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगर हम लोग जिलों की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें सदन के सारे हमारे दक्षिणी भाग के सारे जिले इसमें आ जाएंगे। जैसे डिंडोरी है, मैं अभी लिखवा दूंगा आप लोगों को, अभी एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। मंडला है, बैतूल है, शिवनी है, छिंदवाड़ा है, पांडुरना, हरदा और बालाघाट। ठीक है, इसमें नर्मदापुरम भी ऐड हो जाता है। इट मीन्स के यहां पर की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां से आप आएंगे तो ये आपका बैतूल, बैतूल के बाद यहां पर आप देखेंगे तो नर्मदापुरम है, यहां पर देखेंगे तो हरदा आ जाता है। फिर उसके बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका जो है बालाघाट। बालाघाट के बाद फिर आ जाता है आपका पांडुरना। पांडुरना के बाद इस इलाके में यहां पर आ जाएगा आपका शिवनी, और सिवनी के बाद यहां आ जाएगा बालाघाट। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर ये बनाते जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा करने से ही चीजें याद अच्छी तरीके से हो पाएंगी। मैपिंग के थ्रू जो आप साथ में नोट्स तो बना ही रहे हैं, साथ में अपना मैप भी बनाते जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, बस मैपिंग देख करके आप लोग चीजों को समझ जाएंगे, और ट्रिक्स विक्स बनाने की ज्यादा जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्षेत्र की, एरिया। तो ये एरिया कौन सा निकल करके आता है आपका, देखोगे आप मेकाल श्रेणी का क्षेत्र है। तो मैंने मेकाल श्रेणी के एरिया के अंतर्गत यहाँ पर करवा दिया, यही वाला एरिया है जो कि मेकाल श्रेणी का एरिया है आपका। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। पूर्वी सतपुड़ा, ये देखेंगे, ये बुरहानपुर के वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको पश्चिमी सतपुड़ा कहते हैं हम लोग। बुरहानपुर दर्रा के वेस्ट वाला पार्ट जो है उसको पश्चिमी सतपुड़ा, वेस्टर्न सतपुड़ा कहते हैं। बुरहानपुर दर्रा जो है, बुरहानपुर पास जो है उसके पूर्व वाला जो हिस्सा है, ईस्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग पूर्वी सतपुड़ा या ईस्टर्न सतपुड़ा कहते हैं। तो वो वाला हिस्सा इसमें आ जाता है। तो ईस्टर्न सतपुड़ा वाला हिस्सा इसमें है, मेकाल रेंज वाला हिस्सा है, ईस्टर्न सतपुड़ा वाला हिस्सा इसमें है, जिसमें महादेव जो रेंज है हमारी वो भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, महादेव पर्वत श्रेणी भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चल, अब यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गोंड है, कोल है, बेगा है, कोरकू है, प्रधान है और भारिया है। गोंड, कोरकू, बेगा, प्रधान और भारिया। छिंदवाड़ा का जो इलाका था हमारा, छिंदवाड़ा के इलाके में भारिया जनजाति काफी ज्यादा रहती है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सी ट्राइब्स लिख देते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर रह रही हैं। इस इलाके में हमारी गोंड रह रही है, कोरकू रह रही है, कोरकू आपको नर्मदापुरम में काफी ज्यादा मिल जाती है। फिर उसके बाद प्रधान, फिर जो बालाघाट वाला इलाका है वहां पर आपको बेगा मिल जाती है। और उसके बाद जो जबलपुर वाला इलाका है वहां पर आपको कौन सी, जबलपुर हो गया, बालाघाट जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, जबलपुर छिंदवाड़ा वाला जो इलाका है वहां पर आपको कौन सी मिल जाती है, भारिया मिल जाती है। ठीक, तो ये जो ट्राइब्स हैं वो
मध्य प्रदेश के दक्षिण तथा मध्य वाले इलाकों के अंतर्गत निवास कर रही हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब क्वेश्चंस पूछे जाने की अगर हम लोग संभावनाओं की बात करें, प्रोबेबिलिटीज की बात करें, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के इनमें से कौन सी ट्राइब मध्य प्रदेश के पश्चिम में निवास करती है, कौन सी उत्तर में निवास करती है, कौन सी पूर्व में निवास करती है, कौन सी दक्षिण में निवास करती है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए जाते हैं आप लोगों को कि ये ट्राइब इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में रह रही है। तो हमने वो भी किया हुआ है कि ये ट्राइब इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रह रही है, ये जनजाति इन जिलों के अंदर रह रही है, ये भी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो था जनजातीय प्रदेश, ट्राइबल रीजन्स। लेकिन हमारे यहाँ पर आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश के अंदर कुछ अंचल भी हैं, जैसे मालवा अंचल, बुंदेलखंड अंचल, बघेलखंड अंचल, निमाड़, महाकौशल क्षेत्र। ये जो हमारे यहाँ पर अंचल जिनको हम लोग बोलते हैं, उन अंचल के हिसाब से भी आपसे जनजातियों का भौगोलिक वितरण पूछा जा सकता है कि ये जनजाति इनमें से कौन से अंचल में निवास करती है, ये जनजाति इनमें से कौन से पठार वाले इलाके में निवास करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों से हो सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में प्रमुख अंचल और जनजाति। ये ज्यादा टफ नहीं है, जो हमने इसके पहले पढ़ा है बस उसी को ही थोड़ा सा हमें देखना रहेगा, बाकी है वही चीज जो हमने अभी पढ़ी है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखें हम लोग, तो सबसे पहले आ जाता है अपना मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन, मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक मैप और बनवा देता हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इन चीजों को याद कर पाए। मैप जो है दोस्तों, एमपी के अंदर विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैप का बहुत ही ज्यादा उपयोग मध्य प्रदेश में होना है, इसलिए मध्य प्रदेश का मैप आप बहुत अच्छे से बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, मालवा रीजन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अंचल के हिसाब से देखें, तो अंचल के हिसाब से देखें तो मालवा क्षेत्र जो है उसकी बात सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने क्या देखा था, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, ऐसे बात किया था। अब हम लोग मालवा अंचल, ठीक है, निमाड़ अंचल, महाकौशल अंचल, इस हिसाब से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो आता है वो मालवा के पठार के अंदर आता है। मालवा का पठार और नर्मदा घाटी का क्षेत्र इसमें शामिल है। अगर हम लोग इस रीजन के अंदर बात करेंगे तो मतलब इस क्षेत्र की यहाँ पर बात जो है चल रही है। इस पूरे इलाके की बात यहाँ पर गाइस चल रही है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा मैप मैं ठीक कर देता हूं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, मैप वाला जो क्षेत्र है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, निमाड़ अंचल अपने को छोड़ देना है क्योंकि निमाड़ अंचल अपने को अलग से पड़ता है। अब मालवा पठार और नर्मदा घाटी का क्षेत्र, जो जहां से नर्मदा बह रही है, वो वाला इलाका थोड़ा सा इसमें आ जाता है। यहाँ पर की जो प्रमुख जनजाति है वो है भील भिलाला, मतलब ये जो इलाका है इस इलाके की बात चल रही है। और यहाँ की जो मेन ट्राइब है वो कौन सी है, भील और भिलाला है, भील एंड भिलाला है। हालांकि ये हम लोग वेस्टर्न रीजन में पढ़ चुके थे, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में ज्यादातर कौन सी जनजाति रहती है, ज्यादातर कौन सी ट्राइब वहां पर रह रही है अभी, तो भील और भिलाला ही रह रही है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। बंजारा भी यहाँ पर है हालांकि, ठीक है, लेकिन भील और भिलाला यहाँ पर ज्यादा रह रही है। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आ जाता है हमारा निमाड़ का क्षेत्र, निमाड़ रीजन आ जाता है। मध्य प्रदेश का दक्षिण तथा पश्चिमी हिस्सा इसके अंदर शामिल है। तो ये वाला रीजन मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला तथा पश्चिम वाला रीजन इसमें शामिल है। दक्षिण तथा पश्चिम रीजन मतलब इस इलाके की बात यहाँ पर जो है हो रही है, यहाँ की बातें जो है हो रही है। ठीक है, ये तो हमारा कौन सा रीजन था, मालवा वाला था। तो यहाँ पर आप लोग मालवा लिख लीजिएगा।
और ये जो हमारा रीजन है ये हमारा निमाड़ वाला रीजन है। इसको निमाड़ रीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल बोली बोली जाती है जिसे हम लोग निमाड़ी बोली कहते हैं। अब इसमें देख ले हम लोग, तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिम तथा मध्य भाग इसमें शामिल है। सतपुड़ा का वेस्ट वाला पार्ट इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये वाला इलाका जो है इसमें मेनली जो है सतपुड़ा का वेस्ट वाला पार्ट ही इसके अंदर आ जाता है। यहाँ की जो जाति है, जनजाति है, वो है भील, कोरकू और गोंड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इस इलाके के अंदर भील, कोरकू और गोंड। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अलग कलर में लिख लेते हैं, भील, कोरकू और गोंड। मित्रों, हर एक जनजाति को बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले। अभी केवल इंट्रोडक्शन की तरफ ही हमारी क्लासेस चल रही हैं। जैसे ही ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है, फिर हर एक ट्राइब को हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चैनल के साथ में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो कौन कौन सी ट्राइब्स है? गोंड है, कोरकू है और भील है, जो कि निमाड़ वाले रीजन में ज्यादा रहती है। वैसे तो यहाँ पर भील ही ज्यादा रहती है, लेकिन कोरकू भी यहाँ पर है। भील और कोरकू यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, गोंड भी यहाँ पर रह रही है। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रीजन है वो है चंबल वाला क्षेत्र है। चंबल वाला क्षेत्र मतलब जो हमारे नदन पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसकी यहाँ पर बात चल रही है। मतलब इस इलाके की बात यहाँ पर चल रही है। ये चंबल रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये कौन सा रीजन हमारा? चंबल अंचल है। चंबल अंचल के अंदर हम देखेंगे, चंबल अंचल के अंदर मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, नदन पार्ट ऑफ द एमपी यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर इसमें मेनली जो क्षेत्र है हमारा, अगर हम लोग पठार की बात करते हैं तो मध्य भारत का पठार आ जाता है, सेंट्रल इंडिया प्लेटू इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो ट्राइब रहती है वो है शहरिया, लेकिन खेरवार भी आपको मिल जाती है। लेकिन मेन ट्राइब कौन सी है? शहरिया। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के अंदर हमने बात की थी, तो मेनली सहरिया जनजाति कहां पर रह रही थी हमारी? सेंट्रल इंडिया प्लेटू में सहरिया जनजाति रह रही थी। साथ में हम लोग देख रहे थे इसमें थोड़ा सा बुंदेलखंड वाला पार्ट था, वहां पर खेरवार ट्राइब भी रह रही थी। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, ये जो इलाका है हमारा, इसमें कौन सी ट्राइब हम लोगों को मिल जाती है? इस इलाके के अंदर हमें ट्राइब मिलती है सहरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, तो सहरिया ट्राइब रहती है। साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत खेरवार ट्राइब भी मिल जाती है। ठीक है, खेरवार ट्राइब भी आपको मिल जाती है। फिर आगे की बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो हमारा एरिया जाता है वो है हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र भी एमपी का नॉर्थ वाला ही रीजन है। बुंदेलखंड का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला ही रीजन है। ठीक है, मतलब इस इलाके की बात चल रही है। ये वाला इलाका जो है, इस इलाके की बात चल रही है ना? ये हमारा है बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड रीजन के अंदर देखेंगे अगर हम लोग, तो कौन सी ट्राइब आपको मिल जाएगी? आपको यहाँ पर एक तो खेरवार मिल जाती है। हालांकि इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, कोंदवार मिलती है, यहाँ पर सहरिया मिलती है और खेरवार भी मिल जाती है। तो मैं तीनों ट्राइब को यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर? एक तो यहाँ पर है आपका सहरिया, इस इलाके में आपकी सहरिया मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सहरिया मिल जाएगी। यहाँ पर आपको खेरवाल मिल जाएगी। और एक और ट्राइब यहाँ पर रहती है कोंदवार। एक और ट्राइब यहाँ पर रहती है कोंदवार। लिख लीजिएगा, मैप जरूर बनाइएगा, मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन सब चीजों को याद अच्छी तरीके से रखना है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अगला क्षेत्र, वो है हमारा बघेलखंड रीजन। आंचलिक रूप से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा बघेलखंड रीजन। बघेलखंड रीजन के अंदर देखेंगे तो मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी हिस्सा बघेलखंड के अंतर्गत आ जाता है। मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, मतलब ये वाला पार्ट बघेलखंड में शामिल है।
बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की बात करें अगर हम लोग, बघेलखंड प्लेट्यू आ जाता है। फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ये हो गया हमारा, रीवा पन्ना का पठार और सोन नदी घाटी का क्षेत्र इसमें है। यहाँ पर है रीवा पन्ना प्लेट्यू और सोन रिवर वैली का पार्ट इसमें शामिल है। रीवा पन्ना प्लेट्यू और सोन रिवर वैली का पार्ट इसके अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ की स्पेशल ट्राइब्स कौन सी है? कोल, बेगा और गोंड। कोल, बेगा और गोंड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। कोल, बेगा और गोंड। कोल, बेगा और गोंड। कोल, बेगा और गोंड। तो आंचलिक रूप से अभी तक हमने मालवा देख लिया, निमाड़ देख लिया, चंबल का एरिया देख लिया और बुंदेलखंड का एरिया देख लिया और बघेलखंड का एरिया देख लिया। अब हमारा जो बचा हुआ है वो कौन सा एरिया है? क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाएंगे आपसे कि बघेलखंड में इनमें से कौन सी टाइप रहती है, बुंदेलखंड में कौन सी रहती है, चंबल अंचल में कौन सी रहती है, निमाड़ अंचल में कौन सी रहती है, महाकौशल अंचल में कौन सी रहती है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो लास्ट हमारा कौन सा है? महाकौशल अंचल या महाकौशल रीजन जिसको कहेंगे हम लोग, महाकौशल अंचल, महाकौशल रीजन आ जाएगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मतलब पूर्वी वाला ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जो है ये वाला हिस्सा आपका इसमें शामिल हो जाएगा। जो खाली पड़ा हुआ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है? नर्मदा वैली वाला एरिया आ जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नर्मदा वैली वाला हिस्सा जो इसके अंतर्गत आ जाता है। सतपुड़ा, जो हमारा सतपुड़ा वाला एरिया है, मतलब कि वेस्ट सतपुड़ा, ईस्ट सतपुड़ा वाला जो एरिया है, मेकाल रेंज वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो सतपुड़ा माउंटेन वाला क्षेत्र, मध्य क्षेत्र अर्थात के मध्य सतपुड़ा, मिडिल सतपुड़ा, ठीक है। और पूर्वी सतपुड़ा, मैंने बोल ही दिया था आप लोगों को कि पूर्वी सतपुड़ा वाला एरिया, मध्य सतपुड़ा वाला एरिया, मेकाल रेंज वाला एरिया भी इसके अंतर्गत आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो बघेलखंड के पठार का थोड़ा सा पार्ट भी इसमें आपका आता है, थोड़ा सा पार्ट आता है, ज्यादा नहीं आता है। बघेलखंड वाला पार्ट आप लोग अलग भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मेन ट्राइब आप लोगों को मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? मेन ट्राइब जो आपको मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? इसमें आपको बेगा मिल रही है, ये आप हटाई दीजिए, है ना, कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, इसलिए इसको आप लोग हटाई दीजिए, ठीक है। बघेलखंड हमने अलग से पढ़ ही लिया है, तो इसको आप हटाई दीजिए, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए, कंफ्यूज करेगा ये। बेगा, बेगा के बाद में कौन सा है? गोंड, भारिया, कोरकू। बेगा, गोंड, भारिया, कोरकू। हालांकि इस एरिया के अंदर हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। यहां पर हमने क्या लिखा था? बेगा, बालाघाट वाला जो इलाका था, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना वाले इलाके में हमने भारिया पढ़ा था, और नर्मदापुरम वाले इलाके में हमने कोरकू पढ़ा था। बाकी इस इलाके में आपको गोंड भी मिल जाती है, क्योंकि गोंड तो एमपी के लगभग लगभग सभी एरिया में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको हम लोग महाकौशल कह रहे हैं। इस एरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? महाकौशल कह रहे हैं। इस एरिया को हम लोग महाकौशल कह रहे हैं, ठीक है। जो अंचल है उनको मैंने सर्कल में कवर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे रीजन्स और वहां पर मिलने वाली हमारी ट्राइब्स। चलिए, अब ये जो भौगोलिक वितरण हमने देखा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन हमने देखा हमारे ट्राइब्स का, हमारी जनजातियों का, उसके बाद हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एमपी के अंदर राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली, जो हमारे जिले हैं, जो हमारे संभाग हैं, जो हमारे विकास खंड है, इट मींस के डेवलपमेंट ब्लॉक्स, उसमें जनजातियों की क्या कंडीशन है, उसमें ट्राइबल्स की क्या कंडीशन है, वो और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिएगा, मध्य प्रदेश में जनजातियों का राजनीतिक वितरण,
पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश, वही कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने संभाग, मध्य प्रदेश के अंदर कितने डिविजन्स जनजाति से संबंधित हैं, स्पेशल जनजाति संभाग उनको घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों को विशेषकर जनजाति जिले घोषित किया गया है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, कितने विकास खंड को, डेवलपमेंट ब्लॉक्स को जनजाति विकास खंड बनाया गया है। ऐसा ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रीलिम्स में भी आ सकता है, साथ में यहाँ से मेंस के 2 मार्कर के क्वेश्चन भी आप लोगों के बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के जो संभाग है वो है 7 डिविजन्स इन मध्य प्रदेश। ट्राइबल डिविजन्स इन मध्य प्रदेश कितने हैं? 7 है। अब जो ट्राइबल डिविजन्स इन मध्य प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जनजाति संभाग है, कौन सा जनजाति संभाग नहीं है, कौन सा ट्राइबल डिवीजन है, कौन सा ट्राइबल डिवीजन नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। मध्य प्रदेश में 21 जिलों को अनुसूचित जनजाति के जिले कहा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अनुसूचित जनजाति के जिले घोषित किए गए हैं। ठीक है, फिर अभी हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति विकास खंड कितने हैं? 89। ठीक है, तो 7 संभाग है, 21 जिले हैं और 89 डेवलपमेंट ब्लॉक्स। फिर से आप लोग पढ़ लीजिए इसको। अगर हम देखेंगे तो 7 क्या है? संभाग है, 21 जिले हैं मींस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 89 जो है, 89 जो है वो क्या है? डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, विकास खंड है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, विकास खंड है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जिले किस संभाग के अंदर पड़ते हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जिले किस संभाग के अंदर पड़ते हैं? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जिले इंदौर संभाग के अंदर है। 7 जो डिस्ट्रिक्ट है इंदौर संभाग के पूरे अनुसूचित जनजाति जिले हैं, शेड्यूल ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट्स वो घोषित किए गए हैं। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति विकास खंड कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, तो धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं। मैक्सिमम शेड्यूल डेवलपमेंट ब्लॉक्स जो हैं वो कौन से जिले के अंदर आते हैं, तो धार के अंदर आते हैं, उनकी संख्या है 12। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखना है आप लोग। फिर से देख लीजिए आप लोग, अगर देखेंगे तो 7 क्या है? जनजातीय संभाग है। 21 क्या है? जनजातीय जिले हैं। 89 क्या है? जनजाति विकास खंड है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक्स है। अब इन 7 में से अगर अपन देखेंगे तो कौन से संभाग के ज्यादातर जिले ट्राइबल जिले हैं, कौन से संभाग के ज्यादातर जिले जनजातीय जिले हैं, तो इंदौर संभाग के ज्यादातर जो जिले हैं वो जनजातीय जिले हैं। इंदौर के 7 जिले जनजातीय जिले हैं। फिर सबसे ज्यादा विकास खंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति विकास खंड कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा है, वो है 12। अभी मैं एक टेबल भी आप लोगों को दे दूंगा, उसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी संभाग जिले व विकास खंड की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी संभाग जिले और विकास खंड की बात कर रहे हैं। तो इंदौर संभाग के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए। इंदौर संभाग के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि जनजातीय जिले हैं, जनजातीय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कौन कौन से हैं? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर और धार। ठीक है, इट मींस के इंदौर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसमें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में नहीं। इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले हैं, उसमें से इंदौर जो है ट्राइबल जिला नहीं है, इंदौर जनजातीय जिला नहीं है, बाकी 7 जो है इसमें जनजातीय जिले हैं। अब इनके अंदर कितने कितने विकास खंड है जो कि जनजातीय विकास खंड है आप देखेंगे। सब इधर अगर याद ना भी हो पाए ना आपको तो ये जरूर याद रख लीजिएगा कि धार में सबसे ज्यादा जनजातीय विकास खंड है। धार में सबसे ज्यादा जनजातीय विकास खंड है। ठीक है, ये सब
याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में आप लोग बना लीजिएगा, बाकी इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने कहा है बस ये धार वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, काम में आ जाएगा, है ना। जबलपुर की बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है। तो जबलपुर के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्दा, बालाघाट और डिंडोरी। इनके विकास खंड याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट खाता है। तो ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछे कि मंडला जिले में कितने विकास खंड है, आपको जोड़ी बनाने के लिए दे दिया जाए, है ना। आपको जोड़ी बनाने के लिए भी दिया जा सकता है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। नर्मदापुरम की बात करते हैं हम लोग, तो नर्मदापुरम के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, नर्मदापुरम और बैतूल, जो कि जनजातीय जिले हैं, जनजातीय डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उज्जैन की, तो उज्जैन में एक ही जिला है जो कि जनजातीय जिला है, वो है रतलाम। फिर बात करें हम लोग शहडोल की, तो शहडोल के अंदर तीन जनजातीय जिले हैं, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। शहडोल में तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स जनजातीय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तीनों के तीनों जिले जनजातीय जिले हैं। फिर उसके बाद रीवा के अंदर बात करेंगे, तो रीवा में मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है सीधी, जो कि जनजातीय डिस्ट्रिक्ट है, जनजातीय जिला है। और लास्ट आ जाता है दोस्तों हमारा चंबल। चंबल में श्योपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जो कि जनजातीय जिला है। हालांकि वहां पर जनजाति और भी जिलों में रहती है, लेकिन एक को ही जनजातीय जिला कहा गया है। तो इस तरीके से टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल संभाग कितने आ जा रहे हैं हमारे? 7 संभाग आ जा रहे हैं। जिलों को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 21 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, जो कि जनजातीय जिले हैं। और हम विकास खंड की बात करेंगे तो 89 विकास खंड यहाँ पर हमारे शामिल हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी जनजातियों का भौगोलिक वितरण और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन। और उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, इट मीन्स के मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का चूंकि समय हमारा समाप्त होता है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।